गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको ऑलरेडी 3 यूनिट्स में कवर अप करवा चुकी हूँ, ठीक है। 3 यूनिट आपकी अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की। और फिज़िकल केमिस्ट्री में अब हम पढ़ रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 4 केमिकल डायनेमिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको मैं कह रही हूँ रेट डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको रेट के बारे में बताया था कि रेट क्या होती है। अब इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि रेट जो हमारी होती है वो कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करती है। तो रेट डिपेंडेंस हम पढ़ रहे हैं किसके ऊपर? कंसंट्रेशन के ऊपर। कल जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे तो उस फैक्टर में एक पॉइंट आया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो रेट होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ये हमने कल पढ़ा था कि जो भी आपकी रेट होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। ये मैं आपको बता चुकी थी लास्ट वाली वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है कि हमारी जो भी रेट होती है वो किस तरीके से कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो भी आपका रेट रहेगी, रेट का जो भी फॉर्मूला रहेगा, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो रेट हमारी होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हम पढ़ते हैं कि रेट जो होती है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसके बेसिस पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमारा ए और बी कोई रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है? ए और बी हमारा रिएक्टेंट है। और ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो रहा है C+D में, जिसको मैं कह रही हूँ प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट है और ये इस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो अब होगा क्या कि जो हमारी रेट रहेगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? रेट ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा क्या है? रिएक्टेंट है एक तो हमारा ए और एक है हमारा बी। तो ये रेट जो हमारी पर्टिकुलर रहेगी, ये रेट जो हमारी रहेगी वो ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। ए और बी के क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं? उस कांस्टेंट को हम के बोल रहे हैं। तो रेट में जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो मेरा कांस्टेंट क्या हो जाएगा? मेरा कांस्टेंट के हो जाएगा, ठीक है। और ए और ये हो जाएगा मेरा बी, ठीक है। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा के, ए और बी, है ना। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का मैंने साइन हटाया तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर मेरा एक रेट कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम के बोलेंगे, ठीक है। तो के आ गया है मेरा यहाँ पर रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ए और बी ये रिएक्टेंट है। ये तो सिंपली आपका रेट का मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब इसके अलावा अगर हम एक और रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं, एक और रिएक्शन को क्या कंसिडर कर लेते हैं? देखिए ए ऑफ ए प्लस बी बी, ठीक है। तो इससे बन रहा है सी सी प्लस डी डी, है ना। अब ये जो है मेरे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये देखिए ए बी सी डी मेरे कोएफिशिएंट हैं इसके अंदर। तो ए बी सी डी कोएफिशिएंट है। अब इस केस में अगर मैं रेट का फॉर्मूला लिखूंगी तो मेरा रेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जो मेरा रेट का फॉर्मूला रहेगा वो किस तरीके से रहेगा? तो रेट प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? ए ऑफ ए और बी ऑफ बी के। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? ए ऑफ ए और बी ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी,
तो रेट इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो के ए ऑफ ए और फिर हो जाएगा बी ऑफ बी, है ना। अब देखें, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑफ ए और फिर बी ऑफ बी हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो के यहाँ पे आ गया है कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, इसका हम ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा रेट का फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोएफिशिएंट होता है वो कोएफिशिएंट जो आगे के होते हैं वो आगे चल के हमारी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। और ऑर्डर जब हमें निकालना रहता है, अब ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ऑर्डर क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो ऑर्डर यहाँ पर जो आपकी पावर्स रहेंगी उसी को जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो यहाँ पर ये पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है ये रेट डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन चल रहा है, जिसमें हम एक तो रेट लॉ को मैं आपको बता रही हूँ। ये वाली जो पूरी टर्म है इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, इसको हम रेट लॉ के नाम से जानते हैं, है ना। और यहाँ से हमारा अगला कॉन्सेप्ट चालू होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। तो रेट हमने कहाँ से लिंक्ड आउट किया, कल जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे उस फैक्टर्स के अंदर हमने देखा था कि जो भी हमारी पर्टिकुलर रेट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो हमारा कॉन्संट्रेशन होता है रिएक्टेंट का उस कॉन्संट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा पर्टिकुलर और ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी और प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा सी प्लस डी। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा के है, के हो जाएगा यहाँ पर मेरा कांस्टेंट के, ए आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ टी। अगर कोएफिशिएंट मौजूद है हमारे रिएक्टेंट के साथ में तो रेट लॉ ये कहता है कि वो कोएफिशिएंट आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पावर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, रेट कांस्टेंट यहाँ पर आपका आएगा। जो के है, के को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। के क्या होता है, के होता है रेट कांस्टेंट और इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। कंसीडर करिए कोई रिएक्शन अगर है जिसमें और आगे तक जा रहा है, 3 रिएक्टेंट है मान लीजिए ए बी और सी, तो डी ई एफ ओ बना देंगे। तो उस केस में ए की पावर ए, बी की पावर बी और सी की पावर सी हो जाएगा और उन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ए को भी, बी को भी और सी को भी, तीनों को हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो ये रेट लॉ मैंने आपको बताया। अब हम ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर क्या होता है। चलिए थोड़ा बैकवर्ड जाते हैं हम। मैंने आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ाई थी। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन की बात होती है तो रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं और वो आपस में टकरा कर किस में चेंज हो जाते हैं, वो आपस में टकरा कर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। जितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोलिजन होंगे उतने ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, उतनी ही ज़्यादा उस रिएक्शन की रेट होगी और उतनी ही ज़्यादा वो रिएक्शन फास्ट होती है। ये हम कल पढ़ चुके थे। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली कभी भी हमको आ जाए तो मैथमेटिकली तो ऑर्डर हम इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ कि ऑर्डर का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से देखते हैं। कंसीडर करिए कोई एक केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक आपका ए है और दूसरा आपका बी है, ठीक है। एक ए है और दूसरा बी है। अब दोनों में से कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, ए भी रेस्ट में है और बी भी आपका क्या है, रेस्ट में है। दोनों ही रेस्ट में है, ए भी रेस्ट पोजीशन में है और बी भी क्या है, बी भी रेस्ट पोजीशन में ही है। तो ए भी रेस्ट पोजीशन में रहेगा, बी भी रेस्ट पोजीशन में रहेगा, तो रिएक्शन कैसे होगी? दोनों ही मॉलिक्यूल रेस्ट पोजीशन में, दोनों ही मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उस केस में ये किसी भी कंडीशन में कोलॉइड नहीं करेंगे और प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट है वो ना ही इस पर डिपेंड कर रही है और ना ही इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, ना ही ए पर ना ही बी पर, क्योंकि दोनों में से कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरह की रिएक्शन में कोई अदर फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मान लीजिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, या हम सनलाइट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवा रहे हैं, या हम हीट देकर इस रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो कोई भी दूसरा फैक्टर जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उससे ए और बी के अंदर एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। और ये दोनों जो रेस्ट पोजीशन में थे वो मूवमेंट करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट है वो ना ही ए पर डिपेंड कर रही है और ना ही बी पर डिपेंड कर रही है, दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रही है। रीज़न इज़ दैट कि वो दोनों ही रेस्ट में थे और जब तक हम उसके अंदर कोई भी कैटलिस्ट या कोई अदर फैक्टर का यूज़ नहीं करते हैं तो वो रिएक्शन हमारी हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शन रहेगी उस केस में जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शन में ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही ए के ऊपर रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी ना ही बी पर डिपेंड करेगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? या तो कोई कैटलिस्ट पर या सनलाइट पर या कोई दूसरे फैक्टर पर, क्योंकि किसी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये यहाँ पे जो ऑर्डर आपका पर्टिकुलर होता है वो ज़ीरो ऑर्डर होता है। ठीक है। सेकंड हम अगर बात कर लेते हैं इसके बाद में, ज़ीरो ऑर्डर के बाद में सेकंड हमारा ऑर्डर आता है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करें तो कंसिडर करिए वापस से आपके दो रिएक्टेंट है, ए है और बी है। अब इसमें से जो बी वाला है, बी वाला वो रेस्ट में है। बी वाला कैसा है? रेस्ट में है ना। और ए वाला मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है। तो बी वाला रेस्ट में है और ए वाला मूवमेंट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? बी वाला तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन ए वाला जो आपका रिएक्टेंट है वो जाकर बी से क्या कर लेगा? कोलाइड कर लेगा, टकरा जाएगा। अगर यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन हुआ तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मोशन में कौन है? मूवमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पर ए वाला जो मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो भी ए की वजह से ही हो रही है, क्योंकि बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बी तो रेस्ट में है ना, बी तो रेस्ट में है, तो बी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पर पूरा कंट्रीब्यूशन किसका चल रहा है? ए का चल रहा है। तो ए बी के साथ में जाकर क्या करेगा? ए बी के साथ में कोलाइड कर लेगा, यानी उसे टकरा जाएगा। तो ए बी के साथ में कोलाइड कर लेता है, और जब ए बी के साथ में कोलाइड करेगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट डिपेंड हो रही है वो पूरी किसके ऊपर डिपेंड हो रही है? ए पर डिपेंड हो रही है। बी पर डिपेंड नहीं हो रही है। तो जब दो आपके रिएक्टेंट हों, भले ही आपके दो रिएक्टेंट हों, लेकिन रिएक्शन की जो रेट है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, एक पर ही डिपेंड कर रही है। एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो वहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाता है? वहाँ पर ऑर्डर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आपकी रहेगी वो कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। सेकंड देख लेते हैं हम, उसके बाद में अगला ऑर्डर हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अब हम देख लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? देखें, ए और बी आपके दो रिएक्टेंट हो गए। तो ए और बी ये दो रिएक्टेंट हैं, और ए और बी दो रिएक्टेंट है। आप दोनों ही क्या कर रहे हैं? दोनों ही आपके मोशन कर रहे हैं, दोनों ही मूवमेंट कर रहे हैं। एक की डायरेक्शन इस तरह से, एक की डायरेक्शन इस तरह से, दोनों ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो दोनों ही एक दूसरे से आके क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे।
ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से आके कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन दोनों की वजह से हो रही है, ए की वजह से भी हो रही है और बी की वजह से भी हो रही है। तो क्योंकि रिएक्शन दोनों की वजह से हो रही है, इस वजह से यहाँ पर जो ऑर्डर रहेगा रिएक्शन का वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा, जब दोनों मॉलिक्यूल की वजह से रिएक्शन हो रही है, दोनों ही मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों ही कोलाइड कर रहे हैं। इसको एक ऐसे एग्जांपल से फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को हम ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई गाड़ी है जो रेस्ट में है, रुकी हुई थी, और कोई दूसरी गाड़ी आई और उसने आकर उससे आकर टकरा गई। ठीक है, तो वहाँ पर जो रिएक्शन का ऑर्डर हुआ वो कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ, क्योंकि एक तो रेस्ट में थी, गलती किसकी थी, जो आके उसके ऊपर टकराया। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन हुई, तो वो होगी फर्स्ट ऑर्डर। अब दोनों ही गाड़ियाँ, दो गाड़ियाँ हैं, दोनों ही गाड़ियाँ चल रही थी, ड्राइव हो रही थी, दोनों ही चल रही हैं, एक इस डायरेक्शन से आ रही है, एक इस डायरेक्शन से आ रही है, और दोनों टकरा गए। तो यहाँ पर दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा, जो भी टक्कर हुई। तो ठीक है, तो वो हमारा कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब थर्ड जो हमारा होता है, तीसरा, वो होती है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है वो बहुत ही कम केसेस में देखी जाती हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को देखते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? तो अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे मान लीजिए कि दो गाड़ियां हैं और वो आपस में आकर कोलाइड हो गई, तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है कि ये हो सकता है कि दो गाड़ियां हैं और आपस में आकर टकरा गई। लेकिन एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर तीन गाड़ियों का एक साथ टकराना, ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है, बहुत कमी से देखा जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम रिएक्शन की बात करते हैं और रिएक्शन के अंदर मान लीजिए कि हमारे तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है ना, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब तीनों मोशन कर रहे हैं, देखिए ए भी मोशन कर रहा है, बी भी मोशन कर रहा है और सी भी, तीनों मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब तीनों जब मूवमेंट कर रहे हैं तो ए बी, ए से सी और बी से सी, मतलब तीनों का एक पॉइंट पर एक टाइम पर आकर कोलाइड करना, ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी, बहुत कमी से ये देखा जाएगा। रीज़न ये है, होती है इस तरह की रिएक्शन, लेकिन बहुत ही कम होती है। तो एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर तीनों का कोलाइड करना, तो यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट होगी वो तीनों पर डिपेंड करेगी, ए पर भी डिपेंड करेगी, बी पर भी डिपेंड करेगी और सी पर भी डिपेंड करेगी। इस केस में यहाँ पर जो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो हम जो ऑर्डर पढ़ते हैं, ऑर्डर कौन कौन से हम पढ़ते हैं, 0, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन, रेट डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमको करना रहता है रेट लॉ का, जो मैंने आपको बताया, और सेकंड होता है ऑर्डर का। ऑर्डर का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन जब मैथमेटिकली रेट लॉ से हम निकालते हैं तो जो हमारे रेट लॉ में कोएफिशिएंट रहते हैं, यानी कि जो पावर्स रहती हैं, उन्हीं को हम सम कर देते हैं, तो वो हमारा ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, तो हमको कुछ अलग से ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके बाद में हम ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनकी जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है जो आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो पढ़ाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। ठीक है, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से चैनल पर अब आपको हमारा कंटेंट हमारे दोनों चैनल्स पर मिलेगा, पर्सनल ट्यूटर एंड पर्सनल ट्यूटर 2। तो आप लोग जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।